रिमोट सेंसिंग इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग के डिफिनीशन तथा रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है इसके विषय में डिस्कस किया था। आज हम लोग रिमोट सेंसिंग के कुछ और बेसिक बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि हम उसे बेहतर ढंग से समझ पाएँ। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि रिमोट सेंसिंग का एक बहुत बड़ा भाग सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का होता है, जिसमें सैटेलाइट के संवेदक द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उसे अर्थ स्टेशन पर भेजा जाता है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट इक्वेटोरियल होता है, यानी वह इक्वेटर के समानांतर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका ऑर्बिटल पीरियड 24 आवर्स का होता है। इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होने से यह ठीक उसी स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता है जिस स्पीड से पृथ्वी घूमती है, यानी 24 घंटे में पृथ्वी भी पूरा एक रोटेशन पूरा करती है और 24 घंटे में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी एक चक्कर पूरा करता है। इसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री या इसके आसपास होता है इक्वेटर पर, यानी इक्वेटर के ये समानांतर घूमती है, इसलिए इसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री है। इंक्लिनेशन का मतलब है कि कोई भी सैटेलाइट इक्वेटर को कितने डिग्री पर पार करती है। चूँकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर के समानांतर चलती है, इसलिए यह 0 डिग्री कहा जाता है इसे, या उससे जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का होगा। सैटेलाइट का दूसरा जो रूप है वो है सन सिंक्रोनस और नियर पोल ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस का मतलब हुआ, हिंदी में इसे सूर्य तुल्यकालिक कहते हैं। सूर्य तुल्यकालिक या नियर पोल ऑर्बिट का मतलब हुआ कि यह उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी दोनों को पोल को मिलाते हुए यह पृथ्वी के चक्कर लगाती है। नियर वर्ड इसलिए लगाया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को छूता हुआ ये सैटेलाइट पार करे, बल्कि पोल के आसपास से होकर के ये गुजरती है। जैसे लैंडसेट में तकरीबन पोल से 9 डिग्री के दूरी पर यह चक्कर लगाती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार 20 से 30 डिग्री दूरी तक पोल से यदि यह चक्कर लगा रही है तो उसे हम पोलर ऑर्बिट या नियर पोलर ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट कहेंगे। इसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री होता है, यानी यह इक्वेटर को जब पार करती है तो तकरीबन 90 डिग्री का कोण बनता है। यह पृथ्वी के किसी भी पॉइंट को ठीक उसी लोकल टाइम पर पार करती है। इसका अल्टीट्यूड या ऊंचाई 200 से 1000 किलोमीटर होता है। आमतौर पर इसकी ऊंचाई 600 से 800 किलोमीटर रखी जाती है। रिमोट सेंसिंग डेटा जो हमें मिलता है वह बहुत सारे सैटेलाइट से मिलता है, जिसमें कुछ फेमस सैटेलाइट्स हैं लैंडसेट, आइकोनोस, क्विकबर्ड, एस्टर इत्यादि।
सेटेलाइट पिक्चर्स या सेटेलाइट इमेजरीज वो फोटोग्राफ्स हैं जो हमें सेटेलाइट के संवेदक द्वारा भेजे गए सूचनाओं से प्राप्त होता है, जिसे हम सेटेलाइट इमेजरीज के नाम से जाने जाते हैं। यह दो तरह का हो सकता है, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी यानी पेपर पे उसका प्रिंट आउट लिया हुआ, सॉफ्ट कॉपी का मतलब हुआ कि वह आपके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में अवेलेबल है। इसमें सेटेलाइट पिक्चर में यहाँ जापान का सेटेलाइट व्यू दिखाया गया है, जिसमें बहुत विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं कि जापान के सारे आइलैंड्स और उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको बेहद ही क्लियर कट दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रिमोट सेंसिंग से जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके एडवांटेज क्या हैं, जो ट्रेडिशनल आंकड़े हैं उसकी अपेक्षा यह क्यों बेहतर है। सबसे पहली बात कि यह बहुत विशालकाय क्षेत्र का हमें व्यू देता है और उसके विषय में हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि यह जियो रेफरेंस्ड इंफॉर्मेशन तथा डिजिटल इंफॉर्मेशन हमें देता है। जियो रेफरेंस का मतलब हुआ कि पृथ्वी के किसी भाग का जब हमें इमेजरीज मिलता है तो हमें एग्जैक्टली उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत प्रिसाइज परफेक्शन के साथ दिया हुआ होता है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि यह पृथ्वी के एग्जैक्टली किस भाग का है। तीसरी बात यह है कि यह किसी भी सीजन में, किसी भी दिन, किसी भी रात या किसी भी समय या कितने भी मुश्किल समय में या मुश्किल मौसम में भी हमें इसकी जानकारी मिलती रहती है। सैटेलाइट से हमें ग्लोबल व्यू मिलता है और ग्लोबल व्यू से हमें लैंड कवर, लैंड यूज, हैबिटेट, लैंडस्केप या इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में जानकारी मिलती है। हम अपने कंप्यूटर से वर्ल्ड के किसी भी भाग की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। रियल टाइम जानकारी भी हमें मिलती है कि एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है। यदि कोई सैटेलाइट एग्जैक्टली उस पॉइंट से गुजर रहा है तो हमें रियल टाइम जानकारी भी मिलेगी। मल्टीपल इंगेजमेंट बाय टाइम सीरीज, चूँकि सैटेलाइट एक निश्चित समय में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और वह लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, इसलिए हम टेम्पोरल स्टडीज़ के लिए इन डेटा का इस्तेमाल करते हैं। समय के साथ 1 साल पहले या 15 दिन पहले क्या हुआ, या 1 महीना पहले या 6 मंथ पहले या 10 ईयर्स या 20 ईयर्स बैक यदि हमें डेटा चाहिए तो हमें सैटेलाइट इमेजरीज से वो डेटा मिलता है। इसमें हम बहुत आसानी से मैपिंग कर सकते हैं और चेंज को बहुत आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। चेंज को आसानी से यदि हम मॉनिटर कर पाएंगे तो फ्यूचर में क्या होगा उसको भी हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यह बेहद ही कम कॉस्ट में हो सकता है, समय की बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है, लेकिन सिर्फ इसमें टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। बिना टेक्निकल नॉलेज के हमें बहुत ज़्यादा जानकारी हम इससे नहीं निकाल सकते। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं कि रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किस किस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा करने में और उसके एनालिसिस में हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला है अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। शहरीकरण जो हो रहा है उसके विषय में हम बहुत सटीक जानकारी हमें इससे मिलती है, जिससे हम बेहतर अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं। रोड नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक कैसा है, उसकी चौड़ाई कितनी है, वो पक्का है, कच्चा है या किस तरह का है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। इसलिए ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यदि हमें करनी हो तो इसके लिए बहुत बेहतर है। सिटी हमेशा स्टैग्नेंट नहीं रहता, बल्कि वह हमेशा
उसका विस्तार होता रहता है और उस विस्तार की भी जानकारी में बहुत बेहतर ढंग से मिलती है कि सिटी किस डायरेक्शन में किस स्पीड से बढ़ रही है और हम किस तरह से प्लानिंग करें कि बेहतर सिटी प्लानिंग हो पाए। सिटी बाउंड्री बाय टाइम भी हमें पता चलता है। कोई भी वाटर बॉडीज हो, चाहे वो वेटलैंड हो या कोई लेक हो, उसके विषय में भी हमें टेम्पोरल जानकारी भी मिलती है और प्लस उसमें वाटर क्वालिटी क्या है, वाटर क्वांटिटी क्या है, इसकी भी जानकारी हमें बहुत बेहतर ढंग से मिलती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पहला इमेज है उस इमेज में सिटी की जानकारी हमें मिल रही है कि कोई भी जो शहर है वह कैसे विकसित हो रहा है, उसके आसपास जो ग्रीनरी है या रोड नेटवर्क है वो कैसा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक रिवर मिसौरी रिवर है और उसके चारों तरफ किस तरह का स्ट्रक्चर है या किस तरह का ग्रीनरी है, उस सब की जानकारी हमें बेहतर ढंग से मिलती है। एग्रीकल्चर के फील्ड में हमें बेहद ही बेहतरीन जानकारी इससे प्राप्त होता है, जिसमें हम सॉइल किस तरह का है, सॉइल का प्रकार क्या है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। किस तरह के फार्म हैं उनका वर्गीकरण कर सकते हैं हम लोग, फार्म कंडीशन का अनुमान लगा सकते हैं। एग्रीकल्चर एस्टिमेशन बहुत बेहतर ढंग से पता चलता है कि यदि वीट कल्टीवेशन है तो वीट इस मौसम में कितने क्षेत्र में बोया गया है। इससे हम यह अनुमान लगा पाएंगे कि हमारा एरिया पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ा है या कम बढ़ा है। मैपिंग फार्म एंड एग्रीकल्चर लैंड का बेहतर ढंग से किया जा सकता है। मैपिंग ऑफ लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो बेहतर ढंग से हो सकता है। कंप्लायंस मॉनिटरिंग हो सकता है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर से हमें फार्म लैंड दिख रहा है और इसमें से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस फार्म में किस तरह के फसल बोए गए हैं। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में चाहे वो फॉरेस्ट हो या बायोडाइवर्सिटी हो या वाटर रिसोर्सेज हो या मिनरल हो या हाइड्रोलॉजी हो, इन सभी के विषय में बहुत बेहतर ढंग से हमें जानकारी मिलती है। फॉरेस्ट्री में हम जान सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की स्थिति क्या है, बायोडाइवर्सिटी में कोई कमी आ रही है या वो बेहतर हो रहा है। फॉरेस्ट कवर क्या है, यदि डिफॉरेस्टेशन की शुरुआत हुई है तो वो डिफॉरेस्टेशन किस तरह से है। जैसे यहाँ इस इमेजरीज से ये पता चल रहा है कि 1973 में ये जो फॉरेस्ट एरिया था वो काफ़ी डेंस था, 76 में ये थोड़ा कम हुआ और 86 में ये काफ़ी कम हो गया है। इसी तरह से हमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी हम रिमोट सेंसिंग इमेजरीज का बहुत बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वाटर बॉडीज है उसका रिफ्लेक्टिविटी बिल्कुल अलग होता है, तो वाटर बॉडीज जहाँ भी है उस वाटर बॉडीज का हम मैपिंग कर सकते हैं। उसमें वाटर क्वालिटी क्या है उसको भी मोटे तौर पे मैनेज किया जा सकता है। हैबिटेट एनालिसिस में किस तरह के हैबिटेट किसी फॉरेस्ट एरिया में हैं या किसी बायोडाइवर्सिटी एरिया में हैं, उसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, उसका मैपिंग हो सकता है, प्लानिंग हो सकता है। इन्वायरमेंटल असेसमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। पेस्ट अथवा डिजीज़ आउटब्रेक, यदि किसी फसल में या फॉरेस्ट एरिया में कोई डिजीज़ हुआ है या फॉरेस्ट फायर की स्थिति है तो उसे भी हम बहुत बेहतर ढंग से और रियल टाइम में उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि किसी भी लीफ पे यदि पेस्ट लगा है तो वो अनहेल्दी लीव्स होंगे और वो किसी हेल्दी लीव्स से अलग दिखेंगे। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी फॉरेस्ट में या किसी एग्रीकल्चर फील्ड में पेस्ट के कारण कितना बड़ा क्षेत्र जो है वो इन्फेक्टेड है।
इम्परवियस सरफेस की मैपिंग कर सकते हैं कि कोई भी जो सरफेस है वो पोरस है या नॉन पोरस है, इम्परवियस है या नॉन इम्परवियस है, या उसमें किस तरह के की जियोलॉजी है, या किस तरह की चट्टानें हैं, या किस तरह का मिनरल है, इसकी जानकारी भी हम बहुत सटीक रूप से प्राप्त करते हैं। हाइड्रोलॉजी में या मिनरल एक्सप्लोरेशन में या जियोमॉर्फोलॉजी में भी हम बहुत बेहतर ढंग से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे इस इमेज में दो इमेज है और इस दोनों इमेज में हमें ये पता चल रहा है कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है। और इस डिफॉरेस्टेशन में आप ये देख रहे हैं कि ये एरिया जो है ये काफ़ी फॉरेस्टेड है। ये रोड नेटवर्क है। इस रोड नेटवर्क में ये पहले भी रोड नेटवर्क था, लेकिन अब ये रोड नेटवर्क है और इस रोड नेटवर्क के दोनों तरफ फॉरेस्ट की स्थिति कैसी है। लैंड यूज में या लैंड कवर में, लैंड यूज का मतलब हुआ कि पृथ्वी के सतह पर वेजिटेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, लेक, माउंटेन, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, बिल्डिंग इत्यादि कैसा है, यानी लैंड का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, उसे मोटे तौर पर लैंड यूज कहते हैं। इसकी जानकारी हमें बहुत बेहतर ढंग से मिलती है। मैपिंग के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। और सच बात यह है कि जो ट्रेडिशनल मैपिंग था वो अपनी जगह पे है अभी भी, लेकिन जो ज़्यादातर मैपिंग अभी हम कर रहे हैं वो सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू कर रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल हमारे पास मैप थे और जो अभी इमेजरीज हैं, उन दोनों को ओवरलैप करके हम बिल्कुल लेटेस्ट मैप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें स्टीरियोग्रामेट्री टेक्निक्स एयर फोटो के लिए यूज होता है और रडार इंफ्रोमेट्री तकनीक यूज होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला ब्लैक एंड वाइट सैटेलाइट इमेजरीज है और नीचे जस्ट उसको मैप में कन्वर्ट किया गया है। इसमें जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमें और इसमें डालना है वो सारे इन्फॉर्मेशन इस मैप में और भी डाले जा सकते हैं। कुछ इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से ईडास इमेजिन, इनवी, इल्विस एंड ArcGIS बेहद फेमस हैं। QGIS ओपन सोर्स में अवेलेबल है, जिसका फ्रीली कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।